हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे, क्योंकि आज बेहतर होना जरूरी भी है। क्यों आज शुरू कर रहे हैं हम एविडेंस एक्ट को। एविडेंस एक्ट का नाम सुनते ही, साक्ष्य अधिनियम का जो भी नाम सुना, नाम सुनते के साथ ही सबका दिमाग सा घूम जाता है कि यार ये तो क्या पढ़े। क्योंकि हर किसी को लगता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है बहुत ही टफ है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में हल्की सी दिक्कत है, लेकिन जितना सोच रहे हैं उतना टफ नहीं है। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं कि ये कैसे लागू हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या उद्देश्य था इसका। तो साक्ष्य की तो जरूरत बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन हम साक्ष्य अधिनियम से ही लेके चलते हैं तो ब्रिटिश काल की देन है। ब्रिटिश काल में 1855 से पहले बहुत बार प्रयास हुआ था इस साक्ष्य अधिनियम बनाने के लिए, कम से कम 11-12 बार, लेकिन वो भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिहाज से सेट नहीं बैठा था। लेकिन उसके बाद जेम्स एस स्टीफन ने ये जो 1872 में एक बिल बनाया, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से जाना गया। ये अधिनियम बन गया था 15 मार्च 1872 को बन गया था और लागू हुआ है ये 1 सितंबर 1872 से पूरे भारत में लागू है। पहले की बात करें तो उस समय जम्मू कश्मीर की पे लागू नहीं होता था, लेकिन 2019 में अमेंडमेंट के बाद अब ये पूरे भारत के ऊपर लागू है। अब बात करें इसके उद्देश्य की, तो साक्ष्य अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी या इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए इसकी जरूरत है। साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि जो कोर्ट है उसको अपने निर्णय तक पहुंचने में ये सहायता प्रदान करता है। जो भी निर्णय देना है उसमें पहुंचने के लिए सहायता प्रदान करता है साक्ष्य अधिनियम। और दूसरा, इसमें प्रोसीजर ये बताया गया है कि हम कोर्ट के सामने कैसे पहुंचें, किस प्रकार अपनी बात रखें, अपने दावे को कैसे प्रस्तुत करें, ये तरीका साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है। बाकी कोई ये वैसे सजा का प्रोविजन नहीं करता आईपीसी की तरह, लेकिन सजा दिलवानी कैसे है, क्या साक्ष्य कैसे पेश करना है, वो सारे तरीके साक्ष्य अधिनियम में बताए गए हैं। क्योंकि बहुत सी बार इसके अंदर बताया गया है कि क्या साक्ष्य पेश करना है, क्या नहीं करना है। अगर हर एक साक्ष्य ही लेके चल जाए तो डिसीजन तक कोर्ट नहीं पहुंच पाता है, तो इस पे कंडीशन लगाई गई है इसमें। इसके अंदर 11 अध्याय हैं टोटल, उसमें 167 धाराएं हैं, जिन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है साक्ष्य अधिनियम को। विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत पे लागू है इस समय के लिहाज से बात करें तो, क्योंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया है। और ये किस पे लागू नहीं है? सेना के न्यायालयों पे। जैसे जो सेना में डिसिप्लिन से संबंधित, जैसे आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, डिसिप्लिन एक्ट है उनका, तो इन एक्टों के जो कार्रवाई है उसके अंदर एविडेंस लागू नहीं है, बाकी सब कार्रवाई में ये लागू है। दूसरी बात इसमें बताई है कि ये जो भारत के सभी न्यायालयों पे लागू होता है, लेकिन 2 चीज इसमें छोड़ी गई है। जो शपथ पत्रों पे जो साक्ष्य लिए जाते हैं उन पे लागू नहीं है। दूसरा, जो मध्यस्थों की कार्रवाई होती है उसके अंदर भी ये साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं है। ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय, जो सेक्शन 1 के लिहाज से हम याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। तो इसके अंदर जो परिभाषा दी गई है सेक्शन 3 के अंदर दी गई है। इसकी जो सेक्शन 2 है वो हटा दी गई है, इस समय अस्तित्व में नहीं है, तो 2 की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ेंगे सेक्शन 3 को, और 3 के अंदर बताई गई है परिभाषाएं कि किस जो शब्द का इसमें क्या मतलब समझा जाएगा, वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका आगे इस्तेमाल होता रहता है हर एक सेक्शन में। अगर सही से परिभाषा समझ में नहीं आई तो फिर आगे का मामला सही से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले परिभाषा दी गई है इसमें न्यायालय की, कि न्यायालय का क्या मतलब समझा जाएगा, न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो इसके अंदर जो परिभाषा में बताया गया है, इस न्यायालय के अंतर्गत जो सारे के सारे जज, सारे मजिस्ट्रेट और वो व्यक्ति जो कि लीगली ऑथोराइज हैं एविडेंस लेने के लिए, मतलब जो ऑथोराइज है कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए, जो ऑथोराइज हैं वो व्यक्ति न्यायालय के अंतर्गत शामिल किया गया है साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। और इसके अंदर भी मध्यस्थों को शामिल न्यायालय में नहीं किया गया है। हालांकि मध्यस्थ है, साक्ष्य लेते हैं, लेकिन ये जो है साक्ष्य ले सकते हैं, लेकिन ये न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये हुई अपनी परिभाषा न्यायालय की, मतलब सारे जज, सारे मजिस्ट्रेट और वो सारे व्यक्ति जो कि साक्ष्य लेने के लिए, एविडेंस लेने के लिए लीगली ऑथोराइज हैं, वो न्यायालय के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में माने जाएंगे।
अब इसकी नेक्स्ट परिभाषा लेते हैं रिलेवेंट की। अब बात करते हैं फैक्ट की। तो इसमें फैक्ट क्या है, तथ्य, सुसंगत तथ्य क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तथ्य की कि तथ्य क्या है इसके अंदर। फैक्ट, इसमें जो परिभाषा में लिखा हुआ आगे मीन्स एंड इंक्लूडेज, इसका मतलब यह है कि इस परिभाषा के अंदर जो बात बता दी गई वो ही तथ्य है, इससे अलग कोई भी बात इसमें ऐड नहीं की जाएगी। मतलब ये जो परिभाषा है वो अपने आप में परिपूर्ण है। साक्ष्य अधिनियम में जहां तथ्य की जो आगे परिभाषा लिखी हुई है वो ही तथ्य होगा। अब बात करते हैं तथ्य की। तथ्य क्या है, अब इसे हम आप डिवाइड करें तो ये दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं उसको। एक तो फिजिकल फैक्ट और दूसरा साइकोलॉजी फैक्ट, मतलब शारीरिक साक्ष्य और मानसिक साक्ष्य। दो तरीकों से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि शारीरिक साक्ष्य क्या है, शारीरिक साक्ष्य कैसा है। शारीरिक साक्ष्य के अंतर्गत वो सभी फैक्ट वो साक्ष्य आएंगे, शारीरिक मतलब फैक्ट आएंगे कि जिसमें हम क्या है अपनी जो इंद्रियां हैं शरीर की जो भी, जिसे हमने देखना, सुनना, टच करना, महसूस करना, इसमें क्या है उन इंद्रियों के द्वारा हम उस चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंद्रियों द्वारा जो बोधगम्य है, जो परसीव्ड बाय द सेंस, अपने सेंस से जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है फिजिकल फैक्ट। और जो साइकोलॉजी फैक्ट की हम बात करें तो साइकोलॉजी फैक्ट के अंतर्गत क्या आता है, इसकी जो आदमी की जो मानसिक दशा है वो जो है साइकोलॉजी फैक्ट के अंतर्गत मानी गई है। जैसे कि आदमी की मेंटल कंडीशन, इस समय मैं किस स्थिति में हूं, मैं मतलब ऐसे सीरियस तौर में दिख रहा हूं दूसरे व्यक्ति को, और उससे क्या है दूसरा व्यक्ति क्या है उसकी हालात को क्या है मेजर कर सके, फील कर सके, महसूस कर सके कि उस समय उस व्यक्ति की मेंटल कंडीशन कैसी है, वो खुश है, वो दुखी है, रो रहा है, हंस रहा है, जैसी हालात है उसको देखने से अंदाजा लगे वो उसकी मेंटल कंडीशन भी एक प्रकार से फैक्ट है। इस समय अब फिजिकल की बात करें तो मैं आपको बोर्ड पे ऊपर पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, मैं मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर बंद कर रहा हूँ, ये हर एक चीज क्या है एक फैक्ट है। मतलब मुख्य रूप से आप फैक्ट के अंदर तमाम चीजें काउंट कर लेंगे, जो भी हम अपनी मेंटल कंडीशन से देख सकते, फील कर सकते हैं वो, प्लस जो शारीरिक कंडीशन से टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो जो सारी चीजें हैं फैक्ट के अंतर्गत आती है। कोई भी मतलब तमाम चीजें, कोई चीजों की स्थिति किस स्थिति में है, बोर्ड है ये लटक रहा है, ये भी एक फैक्ट है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है, ये मार्कर है, ये भी एक फैक्ट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, आप लोग पढ़ रहे हो, ये भी एक फैक्ट है, आपके पास कोई बैठा है, मतलब ये जो तमाम जो स्थिति है वो फैक्ट के अंदर शामिल की गई है। इसके अंदर कोई भी चीजों की स्थिति या फिर उन चीजों के बीच में क्या संबंध है, ये तमाम फैक्ट में शामिल किया गया है। मोटा मोटी तौर पे सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी ने कुछ देखा, सुना, मस्तिष्क की कोई अवस्था या फिर मस्तिष्क की कोई अवस्था जिसका बयान दूसरा व्यक्ति कर सकता है, वो एक प्रकार से फैक्ट है। किसी व्यक्ति की ख्याति भी फैक्ट है। अब ख्याति के बारे में बात करें तो ख्याति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ख्याति एक फैक्ट है। वो एक मतलब दिमाग से ही हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा उस व्यक्ति की अमुक ख्याति है, वो व्यक्ति कैसी रेपुटेशन रखता है अपनी, तो अब फैक्ट के अंदर वो तमाम चीजें आ जाएगी। कोई व्यक्ति क्या आशय रखता है, उसका कोई आकार तो नहीं है, कोई ख्याति का भी कोई आकार तो नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार से फैक्ट माना गया है इस एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। अब लेते हैं रिलीवेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, सुसंगत के बारे में कि सुसंगत क्या होगा इसके अंदर, रिलेवेंट। अब हम अगर बात करेंगे एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 5 कहती है कि केवल सुसंगत और विवादक तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, फालतू की बात नहीं। उसका मतलब ये हुआ कि जो सुसंगत है वो जो साक्ष्य इस न्यायिक कार्रवाई के अंदर केवल वो ही साक्ष्य लिए जाएंगे जो कि उस चीज से संबंधित हो, रिलीवेंट हो कोई। अब इसके अंदर जो हम रिलीवेंट की जो परिभाषा जो बताई है एविडेंस एक्ट के अंदर कि एक फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर किसी बात का होना संभावित या असंभावित करता है, वो क्या है, रिलीवेंट कहलाएगा। मतलब किसी बात वो है या नहीं है, उसका अस्तित्व कुछ है नहीं है, इस बात को साबित करे
या फिर सीधे तौर पे अगर हम समझें तो सुसंगत तथ्य एविडेंस एक्ट के अंदर वो माना जाएगा जो हम सेक्शन 5 से लेकर 55 तक जो सेक्शन हम पढ़ेंगे उसमें सारी चीज यही बताई गई है कि किस तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा, किसको माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। वो जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, इन सेक्शनों में से किसी सेक्शन में से आता हो केवल वो ही सुसंगत माना जाएगा, वो ही रिलीवेंट माना जाएगा। सीधी सी बात इसके अंदर वही है कि सेक्शन 25 में 5 से लेकर 55 के अंदर किसी सेक्शन की कोई बात उसके अंदर होगी वो ही रिलीवेंट फैक्ट होगा और उसी का ही साक्ष्य इसका जो आगे की जो कार्रवाई होगी उसके अंदर दिया जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट अपना इसकी परिभाषा, फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य की। अब विवादक तथ्य की बात करें तो विवादक तथ्य क्या है, यानी कि फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू में भी मीन्स एंड इंक्लूडेड शामिल है कि इसके अंदर जो चीज बता दी गई वो ही परिभाषा में शामिल है, इससे अलग कुछ शामिल नहीं किया जाएगा। तो विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य अब अगर समझते हैं हम कि कोई तथ्य जो स्वयं या तो अपने आप में या किसी दूसरे तथ्य के साथ मिलकर किसी सूट या फिर किसी कार्यवाही में दावा की जाने वाली किसी अधिकार के लिए किया जा रहा है, किसी जिम्मेदारी के लिए या फिर किसी निर्योग्यता के लिए जो दावा किया जा रहा है उसके अस्तित्व का, उसकी प्रकृति का, उसके महत्व का या तो डिनाई करे या असर्ट करे, वो है विवादक तथ्य। अब बात इसे समझते हैं हम सीधे भाषा में कि विवादक तथ्य क्या है। सीधी भाषा में बात करें तो कि वे फैक्ट जिन्हें एक पार्टी कर रही है क्लेम और दूसरी पार्टी क्या कर रही है, इनकार। मतलब जिस पे मुद्दा चल रहा है कोर्ट के सामने, एक तो कह रही है जी ऐसा हुआ, ये मेरा अधिकार है या इसने मुझे मारा, और दूसरा कर रहा है इनकार, नहीं जी मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो जो मुद्दा चल रहा है वो है विवादक तथ्य, यानी जिसके ऊपर विवाद चल रहा है और उसका फैसला होना है, जिस मुद्दे का फैसला होना है वो ही विवादक तथ्य है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा में। अब मामला इसमें क्या है, अब विवादक तथ्य जरूरी नहीं है कि एक बात का क्लेम कर रहे हैं उसमें एक ही तथ्य विवादक हो। वो विवादक तथ्य उसमें एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इसमें जो विवाद के जो विषय है ज्यादा हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि ए की हत्या का बी अभियुक्त है। अब ये आया है तथ्य विवाद का। अब इसके अंदर क्या क्या तथ्य विवादक हो सकते हैं वो लेते हैं हम। कि मामला तो ये था कोर्ट में कि ए की हत्या का आरोप लगा बी के ऊपर कि बी ने ए की हत्या की। तो इसके अंदर क्या क्या विवादक तथ्य हुए? पहला तथ्य इसमें विवादक हो सकता है कि बी ने ए की हत्या की। क्या बी ने ए की हत्या की? एक तो ये तथ्य, भाई एक पार्टी तो कहेगी कि इसने की, दूसरी कहेगी नहीं। पहला मामला तो यहां बन गया, ये मामला नहीं होता। दूसरा इसमें विवाद का विषय क्या बन सकता है कि यह कि बी का आशय ए की मृत्यु कारित करने का था। अब बी का अगर आशय था या नहीं था इस पे भी विवाद होगा कि उसकी मृत्यु कारित करने का उसका आशय था या नहीं था। तीसरी बात को लेते हैं कि अब मृत्यु का मामला आता है तो हो सकता है वो सेल्फ डिफेंस में उसने किसकी मृत्यु कर दी हो, या फिर गंभीर और अचानक प्रकोपन की बात करें। तीसरा कहता है कि बी को ए से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। क्या उसे एकदम गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला, इस वजह से उसने उसकी हत्या की? यह भी विवाद का विषय है। चौथा इसमें बताता है कि जब ए की हत्या हुई उस समय बी विकृति चित्ता में था, मतलब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने के लायक नहीं था, इस दौरान उसकी हत्या कर दी। तो ये भी विवाद का विषय है। अब इसमें क्या है, इस एक मैटर के अंदर ये विवाद के 4-5 विषय बन जाते हैं। अब इनका डिसीजन होना होता है कोर्ट के अंदर, भाई इसके बारे में जो भी है आगे साक्ष्य आएंगे, क्या रहता है रिजल्ट, क्या साबित होगा, क्या साबित नहीं होगा, वो चीज देखी जाती है। तो मूल बात विवादक तथ्य हम पढ़ रहे हैं। विवादक तथ्य सीधी भाषा में बात करें तो वो तथ्य जिसके ऊपर कोर्ट में विवाद चल रहा है, जिसका फैसला होना है, जिसको एक पार्टी क्लेम करती है, दूसरी इनकार करती है, वो तथ्य विवादक है। और विवादक तथ्य एक से ज्यादा भी, एक मुद्दे पे 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। अब लेते हैं इसकी नेक्स्ट परिभाषा को। अब अगली परिभाषा है दस्तावेज की।
कि दस्तावेज क्या होगा। अब दस्तावेज की बात करें, डॉक्यूमेंट की बात करें, तो सिंपल वो वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो कागजी डॉक्यूमेंट है वही दस्तावेज के अंदर शामिल किए जाएंगे। दस्तावेज के अंदर कोई भी चीज को प्रस्तुत करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से, इंक से, पेन से, किसी भी तरह से, अंकों में, अक्षरों में, जिस भी प्रकार लिख दे, कोई उसको अभिलिखित किया हुआ है, वो साक्ष्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें भी मतलब कोई भी वस्तु पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे चिन्ह बना हुआ है, वो भी इसके अंदर दस्तावेज के अंदर शामिल किया गया है। दस्तावेज में कई चीजें जो शामिल की गई है वो है, कोई कुछ लिखा हुआ दस्तावेज तो हो गया मुख्य बात, जिसे हम जनरली समझते हैं। कोई मुद्रित, शिला मुद्रित है, कोई फोटो चित्रित है। मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ लिखा, इसकी फोटो खींच के मोबाइल से किसी दूसरे को भेज दिया, अब उसके पास जो फोटो चली गई वो फोटो ही एक डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगी। मानचित्र है, रेखांक है, वो भी दस्तावेज में शामिल किए गए हैं। या फिर कोई धातुपट या शिला के ऊपर कुछ उत्कीर्ण किया हुआ है, वो भी एक प्रकार से डॉक्यूमेंट है। और जो कार्टून की बात करें, हम जो कार्टून बनाते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर शामिल किया गया है। डॉक्यूमेंट की बहुत ही ये विस्तृत लैंग्वेज मतलब परिभाषा है, छोटी, जितनी हम समझते हैं जनरली कि भाई एक 10वीं की मार्कशीट है वो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट नहीं, ये संपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया। यहाँ उसके ऊपर कुछ लिख दिया किसी ने, वो भी दीवार के ऊपर, वो भी एक प्रकार से एविडेंस है। जैसे कि पीछे अभी एक कोई मान लीजिए कहीं किसी के साथ अगर हो जाता है कुछ हादसा, और वो मृत्यु के दौरान चाहे अपने शरीर पे भी कुछ लिख के चला जाता है, हाथ पे कुछ लिख जाता है, वो इसमें डॉक्यूमेंट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं हम एविडेंस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है कोर्ट के अंदर। तो अब एविडेंस के बारे में अगर बात करें, तो हम परिभाषा की बात करें सिंपल वे में, तो जो परिभाषा में बताई हुई है दो बात बताता है कि एविडेंस दो प्रकार का होता है, एक मौखिक और दूसरा दस्तावेजी, मतलब ओरल और डॉक्यूमेंट्री। दो प्रकार के दस्तावेज होंगे, एक तो जो न्यायालय के सामने ओरल रूप में जो बोल के बताता है, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो साक्ष्य होता है। ये तो परिभाषा में बताया गया है, लेकिन थोड़ा इसको समझने के लिहाज से आगे हम जैसे ही पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सार ये निकलेगा कि साक्ष्य वो चीज है जो न्यायालय को किसी निर्णय तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, उसको साक्ष्य कहते हैं। तो साक्ष्य मतलब ऐसा कोई जो प्रूफ मिल जाता है कोर्ट को, जो एविडेंस मिल जाता है जिससे कि अपना निर्णय ले सके, तो उसको साक्ष्य कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि साक्ष्य और किस प्रकार से होते हैं आगे की लिहाज से, क्योंकि इसमें परिभाषा में नहीं दिया हुआ, लेकिन समझने के लिहाज से कि जो एविडेंस को हम दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एविडेंस और दूसरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यानी कि सीधा एविडेंस, और एक तो डायरेक्ट रूप में, और दूसरा जो है परिस्थितिजन्य, जिसे साक्ष्य बोला जाता है। अब डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ए नामक व्यक्ति है, इसने बी की हत्या की, और इधर से जो है सी ने इसको देख लिया। अब जो सी इसमें गवाही देगा, एविडेंस देगा, तो सी जो बता रहा है वो तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया कि भी इसको मारते हुए इसने देखा, ये डायरेक्ट एविडेंस हो गया। और ये डायरेक्ट एविडेंस कोर्ट को मतलब निर्णय देने में सहायता करेगा, इस आधार पर कोर्ट निर्णय दे सकती है। अब बात करते हैं हम सर्कमस्टांस यानी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की। अब परिस्थितिजन्य साक्ष्य में निर्णय नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाए कोर्ट उसके अंदर। तो इसमें क्या है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य कैसे होता है? जैसे कि ए नामक कोई व्यक्ति है, इसने यहाँ ये कोई बी नामक कोई भी बच्चा है, इस बच्चे को इसकी हत्या की इसने। अब इसके अंदर हत्या कर दी, लेकिन किसी ने नहीं देखा। अब इसके अंदर सर्कमस्टांशियल या फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या हो सकते हैं? वो होंगे जैसे कि यहाँ पे जो सी था, उस सी ने इसको ए को क्या है उस बच्चे के साथ देखा था किसी स्थान पे, तो वो हो गया परिस्थितिजन्य साक्ष्य। और उस स्थान पे देखा था जहां पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है वो रिकवर की गई। अब वहां सी ने उसको देखा, ए को, उस बच्चे के साथ, तो ये हो गया परिस्थितिजन्य साक्ष्य। लेकिन अब ये साक्ष्य ये क्लियर नहीं करता कि क्या उसी ने उसकी हत्या की है। या दूसरा क्या हो सकता है, अब उसके बाद यहां से थोड़े से टाइम बाद में यहाँ डी नामक व्यक्ति ने इस जो ए को क्या है अकेला देखा, उसके बाद में उसके साथ बच्चा नहीं था, तो इसको क्या है परिस्थितिजन्य साक्ष्य कह सकते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है, माना जा सकता है कि हाँ उसने हत्या की होगी, लेकिन ये
प्रूव नहीं करता है इस बात को। तो ये तो हो गई अपना साक्ष्य, ऐसा एविडेंस जो कि कोर्ट को निर्णय तक पहुंचने में मदद करता है वो एविडेंस कहा जाएगा, ऐसा तथ्य। अब बात करते हैं हम साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ को। अब इन तीनों को हम क्या है एक साथ पढ़ेंगे, तब ये थोड़ा सा समझ में आएगा सही से कि प्रूव्ड क्या है, डिसप्रूव्ड क्या है और नॉट प्रूव्ड क्या है। प्रूव्ड का मतलब क्या है, साबित का। अब सीधे शब्दों में अगर बात करें तो हम किसी भी बात को लेकर कोई कहता है भाई ये काम तूने किया था, बोला नहीं किया मैंने, तो तू साबित कर भी मैंने किया है, तो ये एक सीधी सी बात हो जाती है। साबित करना मतलब ऐसा, साबित का मतलब ये समझा जाएगा कि किसी भी तथ्य को साबित तब माना जाएगा जब कोर्ट उस मामले पे विचार करने के बाद पूरी तरह एकदम संतुष्ट है कि हाँ इस तथ्य का अस्तित्व है, ये ऐसा ही था। या फिर एक बेसिक बात में बात करें कि कोई कोर्ट, क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी उस बारे में ऐसा विश्वास कर ले कि नहीं ये बात ऐसी ही हुई है, मतलब पूरी तरह जिसमें कंफर्मेशन हो जाए, वो माना जाता है प्रूव्ड। उसके बाद डिसीजन दिया जाता है कोई भी कोर्ट के अंदर। जैसे कि हम डायरेक्ट एविडेंस वाली बात करते हैं तो अब बात सारी आ गई कि भाई हाँ इसने देखा था, इसकी वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो देख ली और वीडियो में वो मारते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो अब इसके अंदर क्या है, क्लियर हो गया कि हाँ ये इसने ही किया है, वो हो गया प्रूव्ड। अब बात करते हैं डिसप्रूव्ड की। डिसप्रूव्ड का मतलब ये हो गया कि वो उसको ना साबित हो गया। मतलब ये जो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे उसको जो है साबित कर दिया कोई बात को, और यहाँ पे दूसरे मामले में क्या है, साबित नहीं हो पाती है कोई बात। इसकी जो नेगेटिव अर्थ में लेके जाएंगे वो बात साबित नहीं होती है, वो हो जाएगी ना साबित। और अब मामला आता है साबित नहीं हुआ का। साबित नहीं हुआ का मतलब ये समझा जाएगा कि ना तो वो साबित हुआ और ना ही ना साबित हुआ, वो है अधर्म्य मामला जिसका भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया, जिसके बारे में कोई फैसला नहीं ले पाए, वो है साबित नहीं हुआ। तो आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 की परिभाषाओं को ही पढ़ा है। अगले वीडियो में जो बाकी की सेक्शन है उसको कवर करेंगे। उम्मीद कर सकूँगा कि आपको ये बेहतर से समझ आई होगी। बाकी और कुछ लगे इसमें कोई इश्यू, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।